हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र मल्होत्रा। वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जितो फिजिक्स। और आज के इस फिजिक्स के शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? एक स्टैटिक डिवाइस है और जिसका काम है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये ट्रांसफर कराता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफर कराता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल, एक सर्किट से दूसरे सर्किट। ओके, एक सर्किट से दूसरे सर्किट को क्या ट्रांसफर करता है? ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और वी कैन से अल्टरनेटिंग करंट ऑल्सो। ओके, तो आइए जानते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है। तुम लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये प्रिंसिपल फॉलो करता है कौन? ट्रांसफार्मर। तो कैसे फॉलो करता है, क्या वर्किंग है, क्या थ्योरी है, हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने तरीके के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि लो वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज, यानी कि इनपुट में लो वोल्टेज होगा तो अगर आउटपुट में हाई वोल्टेज हम गेन कर रहे हैं तो उसी प्रकार ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? अगर हाई वोल्टेज इनपुट में दिया होगा और अगर हम आउटपुट में लो वोल्टेज गेन कर रहे हैं तो उसी प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर दो तरीके होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? इनपुट में अगर लो वोल्टेज दिया होगा और आउटपुट में अगर हम हाई वोल्टेज गेन कर रहे हैं, ये है इनपुट रीजन और ये है आउटपुट रीजन। अगर इनपुट में हम लो वोल्टेज दिए हैं, आउटपुट में अगर हाई वोल्टेज गेन कर रहे हैं तो उसी प्रकार ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? अगर इनपुट में हम हाई वोल्टेज दिए हैं और आउटपुट में हम लो वोल्टेज गेन कर रहे हैं तो उसी प्रकार ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, तो आइए इसके बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो दो ठो कॉइल और जो कि हम बोलते हैं सोलेनॉइड, दो ठो कॉइल चाहिए होगा हमको और नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी ये पहला वाला कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल में जितने नंबर भी टर्न्स हैं, टर्न ऑफ कॉइल माने कॉइल जो है जितने नंबर के टर्न्स हैं उसको हम बोलते हैं एनपी। जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनपी में, और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएस। यानी कि एनपी अगर बोला जाएगा नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स और एनएस बोला जाएगा नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। ओके, तो एनपी और एनएस में लिख देता हूं क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, और एनएस क्या है बच्चों? एनएस है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो एनपी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। एनएस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि इसका वर्किंग फार्मूला कैसा है, कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये जो मैं दिया हूं ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये है सॉफ्ट आयरन कोर दिया हूं। ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका खूबियां क्या है, इसका खासियत क्या है? ये जल्दी मैग्नेटाइज भी हो सकता है और डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जल्दी एब्जॉर्ब करता है और जल्दी रिलीज भी करता है। ओके, तो इसी के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज किए हैं। उसके ऊपर हम कॉपर कॉइल, ये क्या है? कॉपर कॉइल है। क्या है ये? कॉपर कॉइल को ओन कर दिए हैं, कॉपर कॉइल को। ओके, और दोनों तरफ ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है। तो उसके बाद हम इनपुट वोल्टेज दे देते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज दे दिए हैं। तो उसके वजह से ये जब ऐसे इनपुट वोल्टेज देने के बाद यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। तो इनपुट करंट दिए है ना, तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? अभी अगर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो तो अल्टरनेटिंग सोर्स है। अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो चेंज होगा, और वो चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो उसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। और प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईपी में। तो ईपी क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। ओके, और ठीक उसी तरह यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ये बोलते हैं हम इनपुट करंट इन प्राइमरी कॉइल, इनपुट करंट इन प्राइमरी कॉइल नहीं, और हम बोल सकते हैं करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं आईपी। ओके, तो ठीक है, अभी देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ये तो सॉफ्ट आयरन कोर है। ये क्या करेगा? ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को दूसरे कॉइल में लिंक कराएगा, तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल के थ्रू जब आएगा तो यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ इंड्यूस को हम बोलते हैं ईएस। तो ईएस क्या है? ईएस है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ओके, और उसके वजह से जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं आईएस। तो करंट इन सेकेंडरी कॉइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आईएस से। ओके,
अभी हम क्या करेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको पता है कि EP इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस NP इंटू डी फाई बी बाई डी टी, माइनस NP इंटू डी फाई बी बाई डी टी। ओके, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। हमको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक ही कॉइल के लिए हम सिर्फ लिख सकते थे कि माइनस डी फाई बी बाई डी टी, लेकिन कितना नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में, NP नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक उसी तरह ES को कितना लिखेंगे, माइनस NS डी फाई बी बाई डी टी लिखेंगे, माइनस NS डी फाई बी बाई डी टी लिखेंगे। NS क्यों लिखे, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, NS है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो EP बाई ES इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NP बाई NS आ जाएगा। गौर से देखिए, इसको और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS होगा, और ये उसका होगा, उसको हम K लिखेंगे। और जो बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं टॉर्न रेशियो। क्या बोलते हैं, टॉर्न रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्न रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS इज इक्वल टू K। हमेशा ये होगा बोल के ये ठीक नहीं है, मतलब कि ये फिक्स नहीं है। ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू K भी लिख सकते हैं। ओके, तो सिचुएशन देखकर जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे लिखेंगे। ओके, और नहीं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जितना होगा वो लिखेंगे, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल जितना होगा वो लिखेंगे, जो होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम ट्रांसफार्मर को एक आइडियल ट्रांसफार्मर मानते हैं तो इनपुट पावर जितना दिए हैं आउटपुट पावर भी उतना होगा। तो कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं कि ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या लिखेंगे, इनपुट पावर जितना दिए हैं इनपुट में, तो आउटपुट में भी उतना पावर गेन होना चाहिए, आउटपुट पावर। ओके, इसका मतलब क्या है, PI इज इक्वल टू PF आउटपुट, और PO लिखते हैं। तो इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कि EP और IP, क्योंकि P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला है कि नहीं, P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला है पावर का, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्राइमरी कॉइल में कितना है, EP इंड्यूस्ड EMF जो है, और कितना करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, IP करंट फ्लो कर रहा है। ठीक उसी तरह हम लिखेंगे ES बाई IS, यस और नो। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे, EP बाई ES इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, देखो IS बाई IP लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसका पहले जो हम निकाले थे कि EP बाई ES इज इक्वल टू हम लोग NP बाई NS लिखे थे कि नहीं, ये वाला पहला वाला इक्वेशन, ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं IS बाई IP, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो और EMF इंड्यूस्ड के अपोजिट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, करंट। ओके, उसका मतलब क्या है, देखो अगर EP लेस देन ES है, EP लेस देन ES है, इसका मतलब IP ग्रेटर देन IS है, इसका मतलब यही है। EP अगर लेस देन ES होता है, लो, अगर इनपुट का वोल्टेज लो है और आउटपुट का वोल्टेज अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है इनपुट करंट ज़्यादा है और आउटपुट करंट कम है। तो अब जाके ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा, वही है आइडियल ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल। ओके, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, EP बाई ES इज इक्वल NP बाई NS इज इक्वल IS बाई IP, और ये वाला जो कंडीशन लिए हैं आउटपुट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। एक और बात है जो कि हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, ईटा इज इक्वल टू इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर। ओके, आई थिंक मैं थोड़ा गलत, ओके, ये आउटपुट पावर होगा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ओके, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल टू आउटपुट पावर को हम लिखते हैं PO, इनपुट पावर को हम लिखते हैं PI इंटू 100% लिखते हैं। और आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो PO इज इक्वल टू PI होगा, मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर के थ्रू 100% एफिशिएंसी निकलता है, जो कि नामुमकिन है। हम अगर जनरली दिखेंगे तो 100% एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन अगर हम मानेंगे कि वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए 100% एफिशिएंसी होगा। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे कि EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS, EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS, और इधर लिखेंगे IS बाई IP। तो ये तीनों को, ये तीन छोटो जो हैं टर्म गौर से देखते हैं। EP EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, ES EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, IS करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, IP करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। और इनपुट जो पावर एफिशिएंसी है, पावर एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100%। ओके, इतना सा फॉर्मूला। और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए PI इज इक्वल टू PO, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, बस ट्रांसफार्मर में इतना ही। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ऐसे वीडियो के लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, आपके जीतो फिजिक्स, तब तक के लिए थैंक यू।